तो इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। जी हां, इजरायली प्रधानमंत्री ने जो बाइडेन से इस बाबत बात भी की है। बाइडेन से बात करने के बाद इजराइल ने अपना प्लान बदल लिया है। दरअसल ईरान की तेल फैसिलिटी पर हम हमला नहीं करेंगे, ये बात खुद इजराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से दो टूक कह दी गई है कि इस बारे में उन्होंने क्लियर कर दिया कि तेल के ठिकानों को निशाने नहीं बनाया जाएगा सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए, लेकिन हमारी तैयारियां जरूर है। नेतन्याहू ने यह स्पष्ट किया, मिलिट्री फैसिलिटी को टारगेट करेंगे हम, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता है। ईरान की ओर से 1 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया गया था, जिसके बाद इजराइल की तरफ से जबरदस्त पलटवार की उम्मीद की जा रही है। इसके मद्देनजर इजराइल और अमेरिका लगातार टच में है। लगातार जो बाइडेन और नेतन्याहू आपस में संवाद स्थापित किए हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। नेतन्याहू लगातार अमेरिका को ये बात भी बता रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है अमेरिका को कि अब आगे अगला कदम इजराइल की तरफ से ईरान को सबक सिखाने को लेकर क्या हो सकता है। और इसी कड़ी के मद्देनजर ये स्पष्ट किया गया कि मिलिट्री फैसिलिटी को तो हम टारगेट करेंगे। इजराइल ने ये दो टूक कह दिया, नेतन्याहू ने ये स्पष्ट कर दिया, लेकिन हम जो तेल के ठिकाने हैं उन पर निशाना नहीं साधेंगे। जो बाइडेन से बात की है इस बाबत इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। उन्होंने अमेरिका को सूचित किया कि इजराइल पूरे क्षेत्र में युद्ध नहीं शुरू करना चाहता, इसीलिए वो ईरान की तेल या फिर किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करने की जगह इजरायली सैन्य ठिकानों पर टारगेट करेगा, वहां पर हमला करने के लिए तैयार है। यानी कि तेल ठिकानों को छोड़ा जाएगा, न्यूक्लियर ठिकानों को छोड़ा जाएगा। इसके बाद अब जो मिलिट्री बेसिस होंगे, मिलिट्री फैसिलिटी होगी ईरान के अंदर, उसे ज़रूर इजराइल टारगेट पर लेने वाला है। दरअसल अमेरिका कहता रहा है कि ईरान की तेल या फिर न्यूक्लियर फैसिलिटी को इजराइल निशाना ना बनाए, और यही स्पष्ट किया है नेतन्याहू ने, इजराइल ने, कि ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हम टारगेट नहीं करने वाले, ये दोनों ठिकाने हम छोड़ देंगे, चाहे वो तेल के ठिकाने हो चाहे वो न्यूक्लियर ठिकाने हो। क्योंकि अगर ऐसा करता है इजराइल तो हर कोई भलीभांति जान रहा है कि पूरे खाड़ी में युद्ध भड़क सकता है। इसके बहुत भीषण परिणाम फिर हो सकते हैं। इसी के मद्देनजर इजराइल की तरफ से ये प्लान में अपने चेंज लाया गया है, तब्दीली लाई गई है। ईरान भी तेल फैसिलिटी पर हमले के जवाब में अमेरिकी सहयोगियों पर हमले की धमकी देता रहा है कि अगर हमारे ऑयल फैसिलिटी पर हमला किया गया, अटैक किया गया, तो फिर इसका अंजाम अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। इजराइल के साथ साथ अमेरिकी सहयोगियों पर भी हमले की धमकी ईरान देता रहा है। इजराइल का ये कहना है कि वो मिलिट्री फैसिलिटी को टारगेट करेगा। ये अमेरिका के लिए राहत वाली खबर है। इजराइल आखिरकार मान गया है कि वो तेल के ठिकानों को टारगेट पर नहीं लेगा, वो न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट पर नहीं लेगा, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर पूरे के पूरे खाड़ी में युद्ध जबरदस्त तरीके से भड़क सकता है। और इसे अवॉइड कराने की अमेरिका लगातार कोशिश कर ही रहा था, और इसी के मद्देनजर माना जा रहा है कि अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मना लिया गया है, और वो मान भी गए हैं। और इससे पहले उन्होंने अपना जो प्लान बनाया था ईरान को सबक सिखाने को लेकर, उस प्लान में ये तब्दीली लाई गई है, ये चेंज लाया गया है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। और पूर्व राजनयिक मोहम्मद अमीन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मोहम्मद अमीन। सबसे पहले शाह साहब, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। क्या माना जाए, इजराइल ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने प्लान में ये जो तब्दीली की है, उसके पीछे का कारण अमेरिका, जो बाइडेन का इजराइल को, नेतन्याहू को समझाना, या कुछ और? देखिए, अभी इजराइल के पास चारा क्या है, उसके पास ऑप्शंस क्या हैं, उसको अपनी स्ट्रेटजी, अपने प्लान में तब्दीली करनी होगी, और कोई चारा उसके पास है भी नहीं। तो जी हाँ, तो हम ये अनुमान लगा रहे थे कि इजराइल अभी अपना प्लान बदलेगा जरूर, क्योंकि उनके पास के प्रेशर, भारी दबाव, वो अलग बात रही कि अमेरिका या कुछ, उनके पास चारा इतना कुछ है नहीं इजराइल के पास। वो अभी वॉर पे हैं, और वॉर में जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी दूर होती है। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, आयरन डोम सिस्टम है उनके पास,
क्योंकि ईरान ने हमले किए थे पहली अप्रैल को भी 130 110 मिसाइल दागे थे, अभी 180 दागे बैलिस्टिक मिसाइल। आयरन डोम ने बचा लिया, अमेरिकन की मदद से बचा लिया, मगर आयरन डोम से भी बचाने के लिए खर्चा तो हुआ होगा, और खर्चा भी बहुत हुआ। तो जाहिर सी बात है इजराइल के पास और कोई चारा तो अभी होगा नहीं। दिखाने के लिए हाँ वो बहुत ताकतवर है, दिखाने के लिए इनका आयरन डोम सिस्टम था, दिखाने के लिए वहां पे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता अंदर घुस के, उस टाइप से। लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत वो ही जानते होंगे। तो इसमें अभी तब्दीलियां हम देखेंगे अलग अलग स्ट्रेटेजी से, चाहे ईरान हो चाहे इजराइल हो। और जब जंग होता है तो तब्दीलियां स्ट्रेटेजी हमेशा बदलती रहती हैं। एक होती है टैक्टिकल विड्रॉल। टैक्टिकल विड्रॉल होती है कि अगर आप देख रहे हैं, अगर आप ये भाप रहे हैं कि यहाँ पर जीत नहीं होगी, तो खामोशी से आप अपनी स्ट्रेटेजी बदल के आप पीछे हटो या कुछ, वो होता है टैक्टिकल विड्रॉल। तो इस तरीके से इजराइल की भी हम तब्दीली देखेंगे। लेकिन एक बार जरूर है कि इजराइल टेक्नोलॉजी में अव्वल दर्जे का है, बहुत आगे है। वो टेक्नोलॉजी के जरिए बैठे बैठे कहीं पे भी कोई भी हमला कर दे, किसी को मालूम तक नहीं पड़ेगा कहां से हमला हुआ है, कब हमला हुआ है। तो इजराइल ये भी टेक्नोलॉजी का 100% इस्तेमाल जरूर करेगा जी। लेकिन अगर फिर भी इजराइल तेल के ठिकानों को टारगेट नहीं बनाने के लिए मान गया है, न्यूक्लियर ठिकानों को बख्शने के लिए अगर वो मान गया है, यानी कि इसके पीछे फिर कारण माना जाए, समझा जाए कि भाई देखिए ऑलरेडी वो हिजबुल्लाह के साथ, लेबनान के साथ, ईरान के साथ युद्ध में ऑलरेडी एंगेज्ड है, और अगर वो तेल के ठिकानों को, न्यूक्लियर ठिकानों को निशाने पर लेगा तो ये एक तरीके से विश्व युद्ध की जो शुरुआत हो जाएगी, तमाम देशों का जो प्रेशर उसके ऊपर क्रिएट हो जाएगा, वो उसे अवॉइड करना चाह रहा है। जी आपने सही फरमाया शिल्पा जी। जी हाँ, इसमें ये अगर एस्केलेट होएगा तो फिर इसमें खतरा तो है। लोग कहते हैं कि केवल गल्फ तक युद्ध रहेगा, गल्फ तक रहेगा, मैं मानता हूँ वो तो रहेगा, उसके बाद भी खतरा है। ऐसा नहीं कि खतरे की घंटी नहीं है इसमें, खतरे की घंटी इसमें बिल्कुल हो सकती है, इसको लाइटली नहीं लिया जाए। और बाकी जो मुल्क जो बाहर दूर बैठे हुए हैं, सोचिए कि हम अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, अफेक्टेड होंगे, सबके सब अफेक्टेड होंगे इसके अंदर। तो जी हाँ, आपने सही कहा, ये विश्व युद्ध की भी घंटी हो सकती है जी। ठीक है डॉक्टर मोहम्मद अमीन, आपका टेक इस पर, आपका आंकलन क्या कहता है, क्या करने वाला है इजराइल? तेल के ठिकानों को छोड़कर, न्यूक्लियर ठिकानों को छोड़कर अब वो मिलिट्री फैसिलिटी को निशाने पर लेने वाला है। उसने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया है, तो अब आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए सवाल इस बात का है कि मैंने पहले ही कहा था कि इसको इजराइल को 5, 6, 7 फ्रंट पे लड़ाई नहीं जारी करनी चाहिए थी। एक सिंगल फ्रंट पे लड़ाई लड़ता उसको सक्सेस होती। और ये आज क्या डिक्टेट कर रहा है, अमेरिका के मनाने पे माना है? अरे कुछ नहीं, अमेरिका की ही देन है ये, इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है इजराइल की। और जो भी पीछे से वार का सामान आ रहा है इसको बताएंगे मिस्टर अली कि क्या स्थिति है इसकी। इसके पास कुछ भी नहीं है अपना, और जो भी ले रहा है ये सीधे पीछे अमेरिका का हाथ है इसके। ये बिल्ली है, उसके ऊपर शेर का हाथ है। और ये जो लड़ाई है वो ईरान की, रशिया की, चाइना की, वो यूएस से लड़ाई है, आप समझ लीजिए। तो ऐसा नहीं है इस बात का कि जो ये समझ रहे हैं इस बात को कि हम इस बात को कर लेंगे, हम इस बात को कर लेंगे। और आप ये समझिए कि ये बातें जो हैं, ये जो बातें हैं वो इन बातों में ना है कि वो इस तरह से उसको दबा लेंगे। ईरान है ये अब वो गाजा पट्टी नहीं है, ना ही ये अराफात का एरिया है जिसमें इन्होंने आके अपना टेंट से फैला दिया, पूरा कंट्री बना लिया। और आप देखिए कि जो पीस कीपिंग फोर्स हैं उनकी तक यूएनएससी में भी इनकी कितनी बढ़ाई हुई है। यानी हमारा इंडिया भी नाराज है इस बात को लेके कि हमने जो 1000 अपने सैनिक भेज रखे हैं लेबनान, तो लेबनान के अंदर पीस कीपिंग फोर्स में श्रीलंका के लोग मारे जा रहे हैं और वहां पे और कंट्री के लोग मारे। किस कंट्री ने अपना विरोध नहीं दर्ज किया है यूएनएससी के लिए? ये हमारी जो पीस कीपिंग फोर्स गई है। आप देखिए कल ही की बात है, आपने सुना होगा कि हिजबुल्ला ने इनको, इजराइल को मारा है ड्रोन से, और इनके सैनिक भी मारे गए हैं और इनके बेस पे हमला किया। और ये क्या बातें करते हैं, उनके 60 से ज्यादा मैं समझता हूँ 100 के आसपास इनके सैनिक जो है घायल भी हुए हैं। ये ईरान को ऐसा ना समझे कि हलवा है ये, ईरान भी अपने आप में कंट्री है और उसके पे 3-4 ताकतें लगी हुई हैं जिसको समझना चाहिए पीछे से। इनके आयरन डोम क्यों नहीं काम कर पाए? क्योंकि जो मिसाइलें भेजी गई थी पिछली बार, सेकंड टाइम वार किया है, उसमें क्या पोजीशन है? उसमें आप देखिए कि वो जो है वो रशिया की है। रशिया ने भी अभी लड़ाई लड़ी है, 2 साल से लगातार लड़ रहे हैं। स्टिल रशिया इज इन वार विद यूक्रेन।
तो क्या उखाड़ पाया उसका? कुछ नहीं कर पाया। आप देखिए ना, अमेरिका भी उसके साथ में था, आज अमेरिका भी ठंडा बैठ गया है। इसलिए इजराइल को जो है शांत होना चाहिए। सारे कंट्री नाराज हैं। आप देखिए, जहां तक बात है जॉर्डन का, सऊदी का, कतर का, वो भी लोग आप देख रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि हमारा एयर स्पेस यूज नहीं कर सकते। उन्होंने एयर स्पेस को कर दिया बंद कि ये वहां से अपनी वार करेंगे। किस तरह से वार करेंगे? तो ईरान भी अपनी जगह मजबूत है और अमेरिका तो मजबूत है ही, लेकिन अमेरिका की जो बातें हैं इनको माननी होंगी। ये मनवाने वाले नहीं है इजराइल की, ये कुछ करेंगे उनको डिक्टेट। अच्छा। व्हाट इज स्मॉल फ्राई? स्मॉल फ्राई वो बिग फिश है, इनका नाम है यूएस। तो यूएस के मना करने से नहीं माने, बल्कि यूएस जानता है इस बात को कि अगर इन्होंने यहाँ पे न्यूक्लियर पे उन पे हमला किया या पेट्रोलियम पे हमला किया तो पूरे पूरे एशिया में उसका कोई साथ नहीं देगा अमेरिका का। और पीछे से उसने कोरिया ने इनके पीछे लगा रखी है, दक्षिण कोरिया की तरफ भी लगा रखी है, अपनी मिसाइलें तान रखी हैं और अमेरिका की तरफ भी लगा रखी हैं। उनका जो प्रेसिडेंट है वो बिल्कुल अलग टाइप का है। इससे पहले भी ट्रम्प जा चुके हैं वहां पे, उसने बात भी नहीं फिर की थी। इजराइल खामखा उछल रहा है। अली साहब, जी, आपसे अब आगे चर्चा को बढ़ाऊंगी, क्योंकि जो कह रहे हैं बात डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब की, भाई इजराइल तो बस एक बिल्ली है, शेर का हाथ, यानी कि अमेरिका का हाथ उसके ऊपर है और वो बिना अमेरिका के पूछे कुछ नहीं करने वाला है। ये तो सिर्फ एक तरीके से माहौल बनाने वाली बात है कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, हमारी ये प्लानिंग है, वो प्लानिंग है, और अमेरिका को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करना ये उसकी मजबूरी है, ऑप्शन नहीं उसके पास कुछ और। जी शिल्पा, देखिए आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ सबको समझने के लिए कि जब रूस और यूक्रेन का जंग हुआ था तो प्रेसिडेंट पुतिन साहब के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने युद्ध अपराधी का करार दे दिया था। उनके ऊपर एक अरेस्ट वारंट भी जारी किया था। आप देख लीजिए, इजराइल ने गाजा पट्टी में 42,000 से ज्यादा मासूम, मजलूम बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, सिविलियंस मार दिए हैं, लेकिन इनके ऊपर तो युद्ध अपराधी का करार नहीं दिया है, इनको तो कोलैटरल डैमेज बोल के गया है। तो यानी कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है, यूएन का है, वो यहाँ पे आता है। तो इजराइल के ऊपर बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं, इनको अमेरिका का सपोर्ट है। लेकिन एट द सेम टाइम इजराइल और अमेरिका इजराइल और ईरान दोनों, कोई किसी से कम नहीं हो रहा यहाँ पर। ईरान भी एक सोवरेन कंट्री है, उन्होंने भी सपोर्ट लिया है, लेकिन इजराइल टेक्नोलॉजी को आप देख लीजिए, टेक्नोलॉजी को आप बीट नहीं कर सकते। आपको एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ हर एक को समझने के। अगर जैसे कि हमारे दर्शक हमें यूट्यूब पे देख रहे होंगे, यूट्यूब पे अगर मैं शेयर करूं व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो, कितने, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स अपने आप उसको जब शेयर करेगी तो उसकी टेक्नोलॉजी और पावरफुल होगी। तो इजराइल के पास वो टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि घातक टेक्नोलॉजी है। अब इजराइल ने 20 खबर आई थी, इजराइल ने 29 और लोग मार दिए हैं गाजा में। और यूएन की जो लेबनान के अंदर पीस कीपिंग फोर्स है, वो यूएन के अंदर के कहते हैं कि हम यहां से हिलेंगे नहीं, हम अपना मोर्चा डटे रहेंगे। और अहम बात आपको बताऊं, मैं बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि इंडियन एम्बेसडर टू लेबनान मणिपुर से आते हैं। ये शेख रहमान साहब, ये माइते पंगाल हैं और इंडियन आर्मी की कंटेंजेंट्स लेबनान में है, इस वक्त मौजूद हैं, कोंगो में है, सुदान में है। तो लेबनान में जो खास बात, अहम बात वो ये है कि मणिपुर में जहां पे लोग घर जल रहे हैं माइते कुकी के, वहीं माइते और कुकी कंधा मिलाकर साथ में काम कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है और वर्ल्ड पीस के लिए, इंसानियत के लिए तो ये हमें दाग देनी है। तो ये सीखना चाहिए इंडियन आर्मी से। अब बात करते हैं कि इजराइल अपनी स्ट्रेटेजी जो बदलेगा। और इजराइल, देखिए इजराइल एक ऐसा राष्ट्र है, सब जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे नाजी जर्मनी ने, हिटलर ने क्या किया था यहूदियों के साथ, उनको तड़पा के गैस चैम्बर में मारा था, कंसंट्रेशन कैंप में डाला था। बदकिस्मती से वो यहूदी खाक से उठकर आए और आज की तारीख पे इतने बड़े पावर बन गए। क्या उनमें क्या ऐसा खास था? क्या उनमें दिमाग ज्यादा लगाया? क्या उनने मेहनत ज्यादा की? मेहनत सब करते हैं, दिमाग सब लगाते हैं। उनमें एक अहम बात थी, उनमें एकता बहुत ज्यादा थी यहूदियों में, जूस में। वही हम देखें कई जगहों पे, राष्ट्रों में यहाँ पे लैकिंग होती है, मिसिंग होती है। इन्होंने एक सोवरेन कंट्री बना दी इजराइल, और आज की तारीख में कोई अगर इजराइल जाता है, वहां की नागरिकता चाहिए होती है, उसको मिल जाती है। उसको कुछ थोड़ा वक्त गुजारना पड़ता है वहां पे, क्योंकि एक एक्सटिंक्ट कम्युनिटी हो रही थी। आज की तारीख में इजराइल भी पावरफुल हो गया है बहुत। तो जी हाँ, इनके पास
सबसे बड़ी लेकिन ताकत हम इजराइल की होगी। समझना चाहेंगे, देखिए 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ इजराइल पर हमला किया था। माना जा रहा था कि अब तो बस आजकल में ही नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा ईरान को, या कोई जबरदस्त पलटवार कर दिया जाएगा इजराइल की तरफ से, लेकिन 14-15 दिन हो चुके हैं। क्या लग रहा है आपको, किस बात के इंतजार में इजराइल? जी, जो यूएन की जो पीस कीपिंग चीफ हैं जीन पियरे लैक्रॉक्स, उन्होंने कहा है कि पीस कीपर्स यूनिफिल वहां पे एक अस्पताल बनाया है वहां पे, तो यहाँ 4 लाख पैलेस्टीनियन वहां पे अटके हुए हैं वहां पे गाजा में। तो बात ऐसी, उन्होंने खुद कहा है, यूएन की तरफ से बयान आया है कि वो वहां से नहीं हिलेंगे। तो बिल्कुल शांति की पूरी कोशिश की जाएगी वहां पर, लेकिन ताली कभी एक हाथ से बचती नहीं है, चाहे इजराइल हो चाहे ईरान, ताली हमेशा 2 हाथ से बचती है। और जब शांति की बात करते हैं वहां पे भी हाथ मिलाया जाता है, एक हाथ से नहीं 2 हाथों से। तो यहाँ पर मैं दोनों को, इजराइल को भी और ईरान को भी जिम्मेदार ठहराऊंगा, और उनको ही मैं बोलूंगा कि भाई वो ही सामने आए, किसी तरीके से कोई गुड सेंस प्रिवेल हो, कुछ हो ऐसा हो कि दुनिया की का प्रेशर बढ़े इन दोनों पे और एक शांति आए बस वहां पे, क्योंकि लेकिन बहुत बातचीत की खून बह गया है। शुरुआत हो कहां से, करे कौन? डॉक्टर मोहम्मद अमीन, आपको क्या लगता है अब इन परिस्थितियों के बीच टेबल पर बैठकर टॉक करने की कितनी गुंजाइश, कितनी संभावना, और शुरुआत कहां से हो? पूरी संभावना है। मैं समझता हूँ कि हमारे इंडिया को सबसे आगे लाया जाएगा। इंडिया के लिए देखिए, रशिया और यूक्रेन की बात भी थी, तो हमारे मोदी जी से अप्रोच की गई। और यहाँ भी देखिए, ईरान ने भी, जो बड़ा कंट्री है, इजराइल से तो बड़ा कंट्री है ही हर मामले में, ईरान ने भी, उनके एम्बेसडर ने हमारे इंडिया में अप्रोच की है कि अगर इंडिया चाहेगा तो हमारी बात एक हो सकती है। तो इसलिए देखा जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि गल्फ कंट्रीज जो हैं उनको एयर स्पेस नहीं दे रहे हैं, उनकी भी टाइट पोजीशन है। और उधर से अमेरिका जानता है कि इनसे सबसे हम कहाँ तक लड़ लेंगे, क्योंकि जितने भी एयरबेस बना रखे हैं वो सब गल्फ में बनाए हुए हैं। और गल्फ में बनाने के बाद, चाहे वो कतर हो, चाहे जो भी एरिया है उस एरिया का, गल्फ का, उसमें बना रखे हैं। तो उनको अगर एयर स्पेस से स्ट्राइक भी करनी है तो वो गल्फ को छुएंगे। और गल्फ को मना कर दिया है कि हमारे एयर स्पेस को नहीं छूना है, जिससे ना हमारे अंदर आना है, तो वो ईरान को नहीं कर सकते। और ईरान ने भी जो अपना न्यूक्लियर अपना प्रोग्राम बनाया है वो अंडरग्राउंड है। जैसे कि अभी भी आप देख लीजिए कि इजराइल का जो अंदर का है, उन माइंस बिछा रखी है उन्होंने, इसलिए वो ऊपर से अंदर जाके अटैक नहीं कर पा रहे, बल्कि वो एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो चल रहे हैं ऊपर को। अभी तक वो नीचे की लड़ाई नहीं लड़ी, जमीन वाली, वो लेबनान में घुस गए। लेकिन इस बात को देखना होगा कि अगर 10 जगह से कोई भी हो, अगर 10 जगह से अपने खाते खोलेगा तो कैसे संभाल पाएगा? हर 10 फ्रंट नहीं कर सकता। अभी मिनिमम 7 फ्रंट तो है उसके बाद लड़ाई के लिए, और हर एक को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए मैडम, ये वार है। हर एक कंट्री, कुछ भी हो, कितना बड़ा कंट्री है ईरान, हर मामले में ऊपर है। देखिए कितने दिन से सैंक्शन लगा रखी है अमेरिका ने, लेकिन वो भी सर्वाइव कर रहा है। तो इस तरीके से, और कोई जरूरी नहीं है कि कोई किसी का गुलाम है, हर कंट्री अपने में अलग है, ऐसा नहीं है। हाँ, इजराइल के साथ में ये प्रॉब्लम है, बंदिश है कि वो अगर नहीं कहना मानेगा तो उसको सप्लाई बंद हो जाएगी, उसका अपना कोई प्रोडक्शन है नहीं। ठीक है, मैं मानता हूँ ब्रेन है, अली की बात को मैं मानता हूँ, ब्रेन है, सब बातें, लेकिन चाहिए तो उसके लिए कुछ असिस्टेंस, वो तो नहीं मिलेगा, चाहे फाइनेंस का हो, चाहे आर्म्स का डील का हो, जब तक नहीं मिलेगी उसको असिस्टेंस तब तक कुछ नहीं। और अभी भी जो ईरान ने कुछ दिन किया अटैक, उसमें इनके बेस तबाह कर दिए, इनको जो मोसाद का हेडक्वार्टर था उसमें मारा है बम। अब ये बातें लड़ाई के टाइम है, लड़ाई वार के टाइम में कोई अपना नहीं कहता कि हमारा इतना लंबा नुकसान हुआ है। कल के भी यही कहा उसने कि हमारे 4 सैनिक शहीद हुए हैं, जबकि उसके 6 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए हैं और 100 से ऊपर घायल हुए हैं। ये सब बातें बताने की है। मेरा ये कहना है, विश्व शांति के लिए और इजराइल को मान जाना चाहिए। भी अली साहब भी कह रहे थे कि 42 या 50,000 के आसपास लोगों को मार दिया इन्होंने। उधर जब रशिया ने मारे थे 4-5, तो ये कहा गया था कि उसको इंटरनेशनल लॉ कोर्ट में लाया जाए और उसको अरेस्ट किया जाए, पुतिन को। इस तरह से नहीं करना चाहिए। अब उनको इंसानियत दिखानी चाहिए, ये हैवानियत को खत्म करना चाहिए। ये अनह्यूमन है, इंटरनेशनली देखा जाए तो अनह्यूमन है। और बच्चों को मारना, हमें किसी देश से कोई दुश्मनी नहीं है, ये आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई है, और आतंकवादी आतंक जहां जहां होगा वहां हम टारगेट करेंगे। शिल्पा जी, 50,000 लोग मारे गए, ये आतंकवादी थे क्या? मुझे इस बात का जवाब चाहिए नेतन्याहू से। मुझे जवाब दीजिए, ये जो लोग मारे गए ये क्या आतंकवादी थे? कितने मारे उन्होंने? मुश्किल से दर्जन पर कमांडर मारे होंगे, उनके सैनिक मार दिए होंगे 1000-2000, लेकिन जो सिविलियन मारे गए उसका क्या जवाब है? इनके पास क्या रिकॉर्ड है? इस तरह नहीं चलता, ये अनह्यूमन है। और इनको वार रोकनी होगी, देश के लिए अपने और दूसरे देश के लिए भी, और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए शांति की, विश्व शांति बननी चाहिए। जी
विश्व शांति बननी चाहिए, इसके लिए वॉर को रोकना होगा। और इसीलिए सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न हो जाता है अली शाह साहब कि वॉर की रुकने की शुरुआत कहां से हो और कौन करे। और साथ ही साथ जो सवाल मैंने अमीन साहब से किया था कि आतंक के खिलाफ इस लड़ाई को इजराइल कह चुका है हम नहीं रोकेंगे जब तक पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता, और ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? इस सवाल का जवाब पहले भी कई बार खोजने की कोशिश हुई है कि भाई आतंकियों के चक्कर में जो निर्दोष मारे जा रहे हैं, मासूम लोग जो पिस रहे हैं, नाम नागरिकों की जो हत्या हो रही है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अब तो शिल्पा जी पीस कीपिंग फोर्स के लोग मारे जा रहे हैं, हाँ। टारगेट हो रहे हैं। जी बोलिए शाह साहब। जी, ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर हैं पेनी वोंग, उन्होंने अनाउंस किया है कि नए सैंक्शन ईरानियन ऑफिशियल्स के ऊपर ट्यूसडे को ये लगाए जाएंगे, ये हो चुका है। और ईरानियन अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर जिसपे रिपोर्टेडली कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई थी। और ACFID है कि ऑस्ट्रेलियन काउंसिल फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मार्क पुरेल, उन्होंने कहा कि इंगेजिंग पे भाई काफी वहां पे नुकसान हो चुका है, कहाँ पे सिविलियंस का नुकसान हो चुका है। ये स्टार्वेशन, वहां पे एड के UN की गाड़ियां आती हैं, उनके ऊपर हमले हो चुके हैं इजराइल के। तो ओवर ऑस्ट्रेलियन काउंसिल फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने एक दबाव लगाया है इजराइल के ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के ऊपर कि जो एड आप इजराइल को दे रहे हैं वो रुका जाए, क्योंकि नॉर्थ गाजा स्ट्रिप में काफी इसमें खात्मा हो चुका है, बहुत भी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है। तो एक सपोर्ट, एक तरीके से मैं कहूंगा कि इजराइल के जो एलायंस थे, कि जो मित्र थे, कि जो दोस्त थे, वो भी आज की तारीख में इजराइल के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, वो भी खिलाफ हैं ये बोल के कि भाई क्यों इतना लोग, अगर वो हमास के पीछे जाते हैं, हमास का खात्मा करते हैं, अगर वो स्पेसिफिक टारगेट्स पे हमला करते हैं, और हमास को मारना ट्रिकी है, मैं मानता हूं, क्योंकि अंडरग्राउंड टनल्स हैं बना रखे हैं स्कूलों के नीचे, अस्पतालों के नीचे, वो टेक्नोलॉजी के अंदर इतना आगे है। अगर वो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ढूंढ लेते हैं जहां पे केवल हमास का ही खात्मा करें वो, तो लोग उनके साथ में खड़े होते बिल्कुल, क्योंकि वो मासूमों की जान ले चुके हैं जो कि निर्दोष थे, बिल्कुल मासूम थे, खवातीन मजलूम थे, उनकी जान लेने से कोई तुक नहीं बनता, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी इसमें। तो बहुत से डॉक्टर हैं वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं बुरे बुरे हाल में आ रहे हैं, बुरे बुरे हाल में ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने, डॉक्टरों ने अपील करी है कि नहीं, ये जंग रोकनी चाहिए, क्योंकि जिस बेरहमी से कुचला जा रहा है, इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। और ये बात नहीं है, भूल जाए लोग कि भाई यहूदी अरब, भूल जाए मजहब, भूल जाए, ये इंसान है। यहाँ पर G20 की मीटिंग होती है, तो ऑल द वर्ल्ड वन फैमिली, एक संसार, एक परिवार की तरह रह के रहे। लेकिन ये जो डिफरेंसेस हैं, तो देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया, इंसान कितना बदल गया इंसान। जी चलिए, मैं फाइनल कमेंट चाहूंगी डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। अब फिलहाल ये जंग किस रुख की तरफ आगे जाती हुई और कितना भयानक है, इसका परिणाम हो सकता है, और क्या इसे रोका जा सकता है? फाइनल कमेंट्स, आपका टेक इस पर। देखिए, ये जो दुनिया में शुरू हो गई है युद्ध, इस युद्ध के लिए एक ही है कि इनको समझ ईश्वर देगा, यानी ऊपर वाला इनको समझ दे कि ये इसको वार को रोकें, जिससे कि आगे किसी तरह की और भयावह स्थिति न पैदा हो। क्योंकि क्या है कि इससे जो है पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। अगर पेट्रोल प्रोडक्ट मारेंगे या न्यूक्लियर वार करेंगे, ये सब चीजें अच्छी नहीं है पूरी दुनिया के लिए। इसलिए दोनों को समझ आनी चाहिए, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो ईरान हो, या और भी देश हो, उनको ये समझ आना चाहिए। और जितने भी आतंकवादी संगठन है, मैं कहूँगा हमास वगैरह को भी, हिजबुल्लाह को भी वही अब शांत हो जाए, क्योंकि उनका नुकसान कम, पब्लिक का नुकसान ज्यादा हुआ है, और हर व्यवस्था में भी बड़ी गड़बड़ी हुई है। और जहां तक हमारे देश का सवाल है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर सबसे आगे हैं विश्व शांति करने के लिए, समझौता कराने के लिए, आगे आने के लिए। तो इसलिए हमारा भारत तो विश्व शांति को चाहता है और हमेशा आगे रहा है, तो इसलिए हर तरीके से आगे। भी एक बार को पहल कर सकता है समझौता कराने को लेकर, युद्ध पर विराम लगाने को लेकर, लेकिन अमेरिका से ऐसी उम्मीद बेमानी साबित होगी। अली शाह साहब, फाइनल कमेंट आपका, क्योंकि अगर अमेरिका ही युद्ध को रुकवा देगा तो वो हथियार सप्लाई किसे करेगा? आपने बहुत ही दुरुस्त पॉइंट, सटीक बात, तीन निशाने पे मारा है आपने। देखिए, अमेरिका और इजराइल, ये दो ऐसे राष्ट्र हैं जो कि हथियारों की बिजनेस में अव्वल दर्जे पे थे। अब इजराइल तो वॉर में है। अमेरिका अगर जंग रुका देगा, जो उनका प्रभाव है, जो उनका इन्फ्लुएंस है उस इलाके में, तो वो कम हो जाएगा। दूसरी बात है कि जो हथियारों का धंधा है, सप्लाई किसको करेगा? तीसरी बात है, मैं ये बड़ा अहम मुद्दा उठाता हूँ, एक
ताहिर हैं, जो कि एक यूके के डॉक्टर हैं। इन्होंने बोला है कि वो 3rd मेडिकल मिशन पे हैं गाजा पे। इन्होंने विनती करी है, इनका वीडियो बहुत वायरल हुआ है। इन्हें विनती करिए कि ये जंग रुकाती नहीं है। ठीक। 4 लाख से ऊपर लोग तो वहां पे ट्रैप हो चुके हैं। अल अक्सा मेडिकल ग्राउंड्स पे जो हमले हो रहे हैं उनको ठीक। रोका जाए, क्योंकि इंसानियत के ठीक है, खातिर कुल अगर ये मिलाकर ये जंग युद्ध अभी नहीं रुकना रुकी तो चाहिए। बदकिस्मती से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मोहम्मद अमीन, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसके साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।